अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन यानी कि जो पेशेंट खुद से करता है, हम उसको असिस्ट करते हैं, वो खुद से ही करता है। इसमें जो होते हैं एक्सटर्नल मतलब फिजियोथेरापिस्ट नहीं करवाता, वो खुद करते हैं। इसमें ये पैसिव नहीं होती और ये क्या होती है, सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन होती है। इसमें पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इन सेल्फ केयर यानी कि जो पेशेंट की होती है सेल्फ केयर में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो बिगिन हो जाती है सून एज इंडिविजुअल एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न व्हाट टू डू। यानी कि जब एक इंडिविजुअल जब पेशेंट होता है उसको समझ जा सकती है कि वो क्या करेगा और वो खुद से ही एक्सरसाइज वो सीख जाते हैं, उसको पता चल जाते, तब वो सेल्फ केयर स्टार्ट कर देता है। जैसा कि हमारे पास इवन विद वीकनेस और पैरालिसिस पेशेंट, जैसा कि हमारे पास जो होते हैं ऐसे पेशेंट जो होते हैं जो वीकनेस होते हैं या उनको पैरालिसिस होती है, तो हम उनको ना इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो फिजियोथेरापिस्ट उनको इंस्ट्रक्टेड करता है कि उसको मूवमेंट की इंपॉर्टेंस बताता है सेफ पैरामीटर के साथ। उसके बाद जैसा कि हमारे पास सर्जरी के बाद हो गया, ट्रॉमा के बाद इंजरी होगी, सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन इज़ यूज़ टू प्रोटेक्ट द हीलिंग टिश्यू होती है। यानी कि जब कोई भी सर्जरी होती है या ट्रॉमा हो जाता है, उसके बाद जो होती है ये जो सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन होती है वो हीलिंग टिश्यू की हीलिंग के लिए भी यूज़ होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। जब ये जो होते हैं पेशेंट तब सेल्फ केयर अपनी स्टार्ट कर देता है, जब पेशेंट अंडरस्टैंड कर जाते हैं उसको इस बारे में वो क्या करेगा उसकी समझ आ जाती है। और इसमें जो है जब एक पेशेंट जो होते हैं वो पैरालिसिस होते हैं, वीकनेस होते हैं, तो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि वो क्या करे, कैसे परफॉर्म करे। वो उसको ना इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने ऐसे करना है, ये मतलब कि आपको इस मूवमेंट का ये फ़ायदा होगा, इस तरह आपको मतलब वो उसका ना सेफ पैरामीटर्स भी बताता है। यानी कि ये सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन जो होती है क्या होती है, एक्सरसाइज जो होती है ये होम एक्सरसाइज प्रोग्राम होती है। यानी कि जब एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में रहता है तो उसको फिजियोथेरापिस्ट पहले उसको एक्सरसाइज परफॉर्म करवाता है, तब वो मतलब कुछ बेहतर हो जाता है, उसको पता होता है ये किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही वो घर जाता है, उसके साथ वाला जो होता है अटेंडेंस होता है या उसको भी पता होता है, उसको भी फिजियोथेरापिस्ट बताता है कि आपने घर में इसको ऐसी एक्सरसाइज करवानी है, या फिर पेशेंट को खुद भी करवाता है। अगर पेशेंट अमीर है तो साफ ज़रा उसकी केयर करने वाले तो बहुत से लोग होंगे, तब वो पेशेंट खुद नहीं करेगा, उसका अटेंडेंस होता है जो उसको करवा देता है ऐसे करना है वैसे। अगर पेशेंट हम जैसा गरीब हो तो उसको खुद ही करनी पड़ती है, उसको इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता उसकी केयर करने वाला, इतने लोग नहीं होते जितने अमीर के पीछे होते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं वो पेशेंट जो होते हैं सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं। यानी कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी रेंज ऑफ मोशन होती है सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। ये ना दो टाइप की होती है, एक मैनुअल असिस्टेंस होती है और एक जो होती है वो इक्विपमेंट के जरिए होती है। मैनुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो खुद अपने हाथ से करती है, यानी कि इसमें जो होते हैं यूनिलेटरल वीकनेस और पैरालिसिस होती है। यानी कि जो पेशेंट होता है उसका एक साइड जो होती है वो वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, तो वो दूसरी साइड से असिस्ट करके अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करता है आफ्टर रिकवरी और ट्रॉमा सर्जरी। उसके बाद पेशेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अनइन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी टू मूव इन्वॉल्व होती है। मैनुअल असिस्टेंट वो खुद अपने हाथ से करता है और इसमें जो होती है उसका मतलब कि खुद ही परफॉर्म करता है, उसकी एक ही जो साइड होती है वो पैरालिसिस होती है, बाकी जो होती है वो नॉर्मल होती है। जो नॉर्मल होती है वो उसकी एक्सरसाइज करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रीमिटी थ्रू रेंज ऑफ मोशन होती है। और ये एक्सरसाइज जो होती है वो मतलब किस कंडीशन में कैसे करवाई जाती है, उसको हम लिटा के भी करवा सकते हैं, उसको बिठा के भी, स्टैंडिंग में भी, यानी स्पाइन पोजीशन में भी करवाते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी करवाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी करवाते हैं। ये जो होती है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होती है, पेशेंट की पोजीशन के साथ चेंज होता रहता है। लिफ्टिंग द पार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी होती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वो पार्ट करता है। अब हम सबसे पहले हम ऊपर इसका ना ये देख लेते हैं सेल्फ असिस्टिव रेंज ऑफ टेक्निक जो होती है, ये ना एक समरी होती है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन ना भी करें तो इसमें जो होता है सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो सारा टॉपिक्स उसमें क्लियर हो जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं इसको बंदा पढ़ लेना, पेपर्स में वो अपना मतलब क्वेश्चन लेके आ सकता है। ये इसमें वो बताते हैं फॉर्म्स ऑफ सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन जो होते हैं मैनुअल तरीके से भी होते हैं, इक्विपमेंट के तरीके से भी होते हैं। मैनुअल तरीका मैंने बताया वो अपने हाथ से करता है, एक साइड उसकी पैरालिसिस होती है लेकिन दूसरी उसकी नहीं होती, जिसके जरिए वो खुद ही करता है। और जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें बैंड और टी बार होता है, फिंगर लीडर, वाल क्लिपिंग, बाल रूलिंग होती है, पुलीज होती हैं, स्केट बोर्ड होते हैं, पाउडर बोर्ड होते हैं, रेसिप्रोकल एक्सरसाइज डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद होते हैं उसको गाइडलाइन कैसे दी जाए फॉर टीचिंग सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। जो पेशेंट होते हैं हम उसकी ना जो मोशन की वैल्यू होती है उसको बताते हैं, उसके बारे में हम उसको एडवोकेट करते हैं। उसके बाद हम उस पेशेंट को बताते हैं कि वो अपनी बॉडी को अलाइनमेंट को करेक्ट रखे और स्टेबलाइजेशन को करेक्ट लगे। उसके बाद हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो परफॉर्मेंस करेक्ट कर रहे हैं या अनसेफ मोशन करवा रहे हैं। उसके बाद जो है हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मेक श्योर करते हैं ऑल हज़ार्ड आर एलिमिनेटेड।
कि तमाम जो उसके नुकसानदा होते हैं वो सारे एलिमिनेटेड हो जाए। उसके बाद जो होते हैं हम प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग्स एंड क्लियर गाइडलाइंस फॉर नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड फ्रीक्वेंसी। हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आपने इतनी बार एक्सरसाइज रिपीट में करनी है, और फ्रीक्वेंसी भी बता देती हैं कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपने करनी है, यानी कि आपने दिन में कितनी करनी है, वीक में कितनी करनी है, कितनी रिपीटेशन करनी है, हम पेशेंट को वो भी गाइड कर देते हैं। इसमें वो बताते हैं, हम पेशेंट को सबसे पहले बताते हैं मोशन की वैल्यू बताते हैं, फिर पेशेंट को हम टीच करते हैं करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन करवाते हैं, हम पेशेंट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं और करेक्ट एंड सब्स्टिट्यूट। उसके बाद जो है हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम मेक श्योर करें एलिमिनेटेड करवाएं। उसके बाद जो है हम जो होते प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग्स एंड क्लियर गाइडलाइंस फॉर नंबर ऑफ रिपीटेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब हम सबसे पहले जो होते हैं क्या पढ़ते हैं, हम इसकी ना मूवमेंट पढ़ते हैं आर्म एंड फोर आर्म की। हम आर्म एंड फोर आर्म की कैसे मूवमेंट करते हैं, इसमें हम पहले सबसे पहले देखते हैं शोल्डर की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। शोल्डर की फ्लेक्शन जो होते हैं कब होते हैं, जब पेशेंट लिफ्ट्स करता है इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी ओवर द हेड एंड रिटर्न्स टू द साइड, यानी कि पेशेंट जब अपने हाथ को ऊपर ले जाते हैं, अपने सर से ऊपर ले जाते हैं, तब शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही होती है। अब हम इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में वो बताता है जो होते पेशेंट जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एग्जिस्टिंग रेंज ऑफ मोशन शोल्डर फ्लेक्शन, ये जैसे ऊपर लेके जा रहा है, ये इसकी फ्लेक्शन हो रही है, ऊपर लेके जा रहे हैं, इसकी फ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी शोल्डर की हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड एडक्शन, बिगनिंग विद द आर्म अबडक्टेड 90 डिग्री, यानी कि जो हम आर्म को होते हैं वो उसको 90 डिग्री पे अबडक्ट करते हैं। जब हम आर्म को शोल्डर से दूर ले जाते हैं तो शोल्डर की अबडक्शन हो रही होती है, और पेशेंट जो होते हैं पुल्स करते हैं एक्सट्रीमिटी अक्रॉस द चेस्ट एंड रिटर्न्स टू द साइड होती है। उसके बाद जो होती है शोल्डर की रोटेशन, शोल्डर की रोटेशन जो है वो बिगनिंग होती है विद द आर्म एट द पेशेंट साइड इन स्लाइट अबडक्शन एंड विद द एल्बो रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल पिलो, यानी कि हम जो होती है उसको ना एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो उसकी आर्म जो होती है फोर आर्म जो होती है हम उसको एक पिलो कोई भी हो सकता है। फिर जो होती है हम शोल्डर की क्या करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, जो बिगनिंग होती है विद आर्म एट द पेशेंट साइड इन स्लाइट अबडक्शन एंड विद द एल्बो रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल पिलो, यानी कि जो उसकी एल्बो होती है हम उसको रेस्टिंग में रख देते हैं पिलो पे, और इसका जो अबडक्टेड होती है 90 डिग्री पर अबडक्ट करवाते हैं और 90 डिग्री पर एल्बो को फ्लेक्स करवाते हैं। पेशेंट जो होते हैं मूव्स करते हैं फोर आर्म लाइक अ स्पोक ऑन अ व्हील विद अ यूनी अनइन्वॉल्व एक्सट्रीमिटी होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट होती है रोटेशन इन द ह्यूमरस, ये इस फिगर में वो दिखा रहे हैं। देखिए ना, ये पेशेंट की जो एल्बो है उसको ना वो ऐसे समझो ये नीचे पिलो रखा है या कोई भी बेड वगैरह सपोर्टिंग है, उसको हम यहाँ पे हम उसको सपोर्ट करके रखेंगे, ये नहीं होगी, ये मूव नहीं करेगी। उसके बाद हम दूसरे हाथ से, जो हमारा हाथ नॉर्मल है, उसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ कर हम उसकी रोटेशन करवाएंगे। ये वाली जगह हम इस पिलो पे सपोर्ट दिया हुआ है, और ये जो होती है हमारे पास ये मूव नहीं करेगी, हम दूसरी आर्म से उसको एडजस्ट करेंगे और वो जो होती है रोटेशन करवाती है। रोटेशन इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जो रोटेशन अंदर की तरफ ऐसे जाएगी वो इंटरनल होगी, जो इधर बाहर की तरफ होगी वो एक्सटर्नल रोटेशन होगी। उसके बाद जो होता है हम देखते हैं फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, नहीं हम फिर देखते हैं प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म ऐसे होती है, अगर हम आर्म को ना सीधा करते हैं, सीधा रखते हैं, तो वो सुपिनेशन में होती है, मतलब कि हम दूसरा हाथ जो हमारा नॉर्मल होता है, प्रोनेशन और सुपिनेशन में जब जो हमारा एक नॉर्मल हाथ होता है, हम उसको जो हमारा हाथ काम दूसरी हमारी बाजू काम नहीं कर रही थी, तो हम दूसरा जो हमारा नॉर्मल हाथ होता है उससे हम अपनी एल्बो को पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, तो उसको हम जब सीधा करते हैं तो वो सुपिनेशन होती है, जब उसको उल्टा करते हैं वो प्रोनेशन होती है। उसके बाद रिस्ट एंड हैंड, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड रेडियल एंड अल्नर डेविएशन होती है। रिस्ट फ्लेक्शन जो होती है वो नॉर्मली जब हम रिस्ट को पकड़ के ऐसे करते हैं, रिस्ट की फ्लेक्शन होती है ऐसे, जब ऐसे करते हैं वो एक्सटेंशन होती है। उसके बाद जो होती है एंड रेडियल एंड अल्नर डेविएशन, जो रिस्ट की फ्लेक्शन होती है वो ऐसे जो होती है वो रिस्ट की फ्लेक्शन होती है, और ऐसे जो होती है वो रिस्ट की एक्सटेंशन होती है। और जब हम सेल्फ एग्जिस्टेंट करवाएंगे, एग्जिस्टेंट यानी कि सपोर्ट करवाएंगे, तो जो हमारा नॉर्मल हैंड होगा तो उसको हम यहाँ पे इस हैंड को पकड़ कर हम ऐसे करवाएंगे, उसको पकड़ कर ऐसे करवाएंगे, वो होगी फ्लेक्शन। जब हम उसको सीधा करवाएंगे तो वो होगी एक्सटेंशन। उसके बाद जो होती है हम अल्नर डेविएशन करवाते हैं और रेडियल डेविएशन। जो अल्नर डेविएशन करवाएंगे वो इस तरफ होगी, ये अल्नर डेविएशन, और ये जो होती है वो रेडियल डेविएशन। और जब हम उसको सेल्फ एग्जिस्टेड करवा लेंगे तो हम उसको दूसरे हाथ से हम सपोर्ट करेंगे, तो हम मतलब तरीका यही होगा, लेकिन हम उसको हाथ से सपोर्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम कौन सी करवाते हैं, थंब की फ्लेक्शन, नहीं, फिंगर की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाते हैं, फिंगर की फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फिंगर की फ्लेक्शन नॉर्मली जो होती है, फिंगर की फ्लेक्शन ऐसे, ये फिंगर फ्लेक्स कर रही हैं, फिंगर फ्लेक्स कर रही हैं, और इसकी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन कर रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। जब हम इसमें सेल्फ एडजस्टमेंट करवा रहे होते हैं तो सेल्फ एडजस्टमेंट में जो होते हैं हम उसको दूसरे हाथ जो नॉर्मल होते हैं उसको हम फिंगर पे रख के हम फिंगर पे मतलब वो करते हैं, तब हम फ्लेक्शन करवाते हैं और एक्सटेंशन। जैसा कि ये इसका ये नॉर्मल हाथ है, वो इस पे फिंगर्स पे होता है, इसको पकड़ कर फिंगर्स को जब वो ऐसे करवा देता है तो फ्लेक्शन हो जाती है, जब ऐसे करवा देता है वो एक्सटेंशन हो जाती है। इस फिगर में वो दिखा रहे हैं। अब उसके बाद जो होता है हम पढ़ते हैं थंब फ्लेक्शन विद अपोजिशन एंड एक्सटेंशन विद रिपोजिशन होती है। अब थंब की फ्लेक्शन जो होती है, ऐसे ऐसे थंब की क्या होती है, फ्लेक्शन हो रही है, ऐसे एक्सटेंशन हो रही है। तो जब हम सेल्फ विजिट करवा रहे थे तो जो हमारा दूसरा हाथ होता है उसके जरिए हम करवाते हैं। ये जो होती है इस हमारे यहाँ पे जो होते हैं थंब की सेल्फ विजिटेड थंब एक्सटेंशन दिखाई गई। ये देखिए यहाँ पे जो होता है दूसरा जो हाथ है पेशेंट का, उसके ज़रिए वो थंब को पकड़ कर एक्सटेंशन करवा रहे हैं। उसके बाद हिप एंड नी फ्लेक्शन जो होती है वो पेशेंट जो होती है वो क्या करवाता है, इसमें जो होते पेशेंट जो होते हैं वो स्पाइन पोजीशन में होता है, और इसमें मतलब कि वो क्या करता है, स्लिपिंग करता है, हर नॉर्मल फुट अंडर द नी और विद स्टॉर्क और बेल्ट अंडर द इन्वॉल्व। जैसे कि इस फिंगर में वो बता रहे हैं, वो किसी कोई भी टॉवल लेता है उसके ज़रिए जो है अपनी टांग में वो करके उसको ना अपनी तरफ खींचता है, तो इससे नी की भी फ्लेक्शन हो रही है और हिप की फ्लेक्शन हो रही है, दोनों की फ्लेक्शन हो रही है। और उसके बाद जब हम इसको स्पाइन, हाँ, ये पढ़ने की फ्लेक्शन पढ़ने वो इसके ज़रिए हो सकती है, हमने टॉवल के ज़रिए किया ना वो ज़्यादा इजी हो जाता है ताकि उसको पुल करने में। ये यहाँ पे नी की भी फ्लेक्शन हो जाती है, हिप की भी। उसके बाद हिप की अबडक्शन एंड एडक्शन। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द वीक पेशेंट टू एडजस्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज इनटू अबडक्शन एंड एडक्शन व्हेन सुपाइन ओइंग द वेट ऑफ द लेग एंड द फ्रिक्शन ऑफ द बेड सरफेस होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिप की अबडक्शन और एडक्शन कैसे होती है। हिप की अबडक्शन ऐसे होती है यानी कि जब वो हमारे पास एक क्रॉस लेग में बैठा होता है बंदा, ये है जैसे कि यहाँ पे वो क्रॉस लेग में बैठी हुई है ना, क्रॉस लेग में बैठी, तब जब वो अपनी टांग को ऐसे करेगी, क्रॉस लेग करेगी ना, तब क्या होती है उसकी अबडक्शन होती है, क्योंकि उसकी हेड, हिप का हेड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है अबडक्शन। लेकिन वो जब इस टांग को अपने से दूर इस साइड पे ले जाएगी तो तब होगी हिप की एडक्शन, क्योंकि जो हिप का हेड होता है वो अंदर की तरफ आता है। अच्छा, उसके बाद जो थी कंबाइंड हिप अबडक्शन विद द एक्सटर्नल रोटेशन, वो कहते हैं कंबाइंड हिप अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन भी होती है। जब वो अपनी मतलब कि ये जो है अंदर की तरफ टांग ले आएगी दूसरी टांग के साथ, तब ये हिप की अबडक्शन भी हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रही है। लेकिन जब वो इधर बाहर की तरफ ले जाएगी, इंटरनल रोटेशन भी होती है और अडक्शन भी होती है। अब एंकल्स एंड टो, एंकल एंड टोज में डॉर्सी फ्लेक्शन होती है, प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड इवर्जन होती है, और फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होती है। उसके बाद वैन टी बार एक्सरसाइज, वैन टी बार एक्सरसाइज जो होती है इसमें क्या होता है, वॉलंटरी मसल कंट्रोल जो होता है इन्वॉल्व होता है, पर एक्सट्रीमिटी बार नीड गाइडनेस और मोटिवेशन, यानी कि इसमें जो होती है गाइडनेस और मोटिवेशन दी जाती है पेशेंट को ताकि वो रेंज ऑफ मोशन करे। और इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं शोल्डर की फ्लेक्शन एंड रिटर्न, यानी कि इसमें जो होता है हैंड्स जो होते हैं शोल्डर विद अपार्ट होते हैं। इसमें हम इसकी फिगर में देखते हैं, ये है शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही है ना, इसमें जो होती है वो टी बार जो होता है उसको अपने हाथ में पकड़ता है, वो अपने दोनों हाथ में पकड़ता है। लेकिन ये एक्सटेंशन फ्लेक्शन में हमने पढ़ा था वो अपने हाथ जो होता है अपने बाजू ऊपर ले जाता है, वो अब ऊपर ले जाएगा। उसने टी बार को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी जो मतलब नॉर्मल हैंड है वो इफेक्ट करेगा ताकि वो एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा। और जो उसका मतलब हाथ पैरालाइज्ड है, वो काम नहीं कर, वीकनेस है, तो उसकी भी वो अपनी मोशन को ऊपर काट के मतलब फ्लेक्शन करवाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, रिटर्न हो जाएगा। और उसके बाद जो होती है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड एडक्शन, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड एडक्शन, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एंड एडक्शन, यानी कि अबडक्शन मैंने पहले भी बताया, जैसा कि हमारे पास जब वो अपनी आर्म को दूर ले, फिगर में जो होती है वो क्या होती है, शोल्डर की हॉरिजॉन्टल अबडक्शन हो रही है और एडक्शन भी। जब ये बाहर की तरफ जाएगा अबडक्शन, जब ये अंदर की तरफ है टी बार को भी इसने पकड़ा हुआ है अंदर की एडक्शन। और इसमें वो बताते हैं क्या होगी हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एडक्शन, एंड इसमें जो थे वो रोटेशन बता रहे हैं, शोल्डर की रोटेशन हो रही है, जिसमें इसकी ये जो वाली आर्म जो था उसको सपोर्टेड किया हुआ है। वो किसी पिलो से भी दे सकते हैं, किसी बेल्ट से भी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो थी हमारे पास नेक्स्ट जो थे वाल क्लिम्बिंग, वाल क्लिम्बिंग में क्या होता है फिंगर लीडर यूज़ करते हैं, जिसमें पेशेंट विद ऑब्जेक्टिव रेनफोर्समेंट एंड मोटिवेशन फॉर परफॉर्मिंग शोल्डर रेंज ऑफ मोशन होती है।
और इसमें जो थी मैं ये जैसे अब पेशेंट को हम कहते हैं वो अपना हाथ लगाए, जब हम ये अपना हाथ ऊपर लेता जाएगा शोल्डर की फ्लेक्शन होती है। और अगर हम इसको साइड से करवा दें, साइड की तरफ करवा दें तो अबडक्शन, अगर इस अंदर की तरफ करवा दें एडक्शन। अगर हम पेशेंट को सीधा खड़ा कर दें और उसे कहें आप ना इस साइड पे वो करवाएं, तब ये एडक्शन अबडक्शन भी इंटरनल रोटेशन भी करवा रहा होता है। उसके बाद जो ओवरहेड पुलिस भी जो होती है हम इसको भी हम यूज़ करते हैं। इसमें जो शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें ताकि वो हैंडल करें वन ईच हैंड एंड विद द नॉर्मल हैंड पुल द रोप एंड लिफ्ट द इनवर्ड एक्सट्रीमिटी फॉरवर्ड फ्लेक्शन अबडक्शन। अब हम नेक्स्ट इसकी हम फिगर में देखते हैं, ये है पुली। तो पुली में वो ये पेशेंट बैठा है, जब वो एक को नीचे खींचेगा तो जब वो इसको नीचे खींचेगा इसकी क्या हो रही है फ्लेक्शन, और दूसरा ना ऊपर चला जाएगा, उसकी क्या होती है एक्सटेंशन हो जाती है आर्म की। अगर हम इस तरह हम देखते हैं शोल्डर की, जैसे ये वाली जो ऊपर चली जाएगी ये शोल्डर की फ्लेक्शन हो जाएगी, और नीचे जब आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, इस तरह की वो बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल्बो फ्लेक्शन होगी। स्केटबोर्ड जो थी मतलब क्या देखते फ्रिक्शन फ्री सरफेस होती है। जब हम पेशेंट को किसी भी मतलब सरफेस में ठहरा देते तो हम उसमें कोई भी पाउडर वगैरह रख, ताकि वो पेशेंट को ना फ्रिक्शन ना हो फ्रिक्शन फ्री सरफेस होती है। इसमें जो होती है हमारे पास क्या कैन स्लाइड अलॉन्ग द स्मूथ सरफेस ऑफ द बोर्ड होती है। उसके बाद रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट ये जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका, लेकिन ये है छोटा सा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होती है हमारे पास डिवाइसेस हैं, बाइसाइकिल्स, अपर बॉडी और लोअर बॉडी एरोगोमीटर और रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट। कौन सी होती है बाइसाइकिल, अपर बॉडी और लोअर बॉडी, एरोगोमीटर, रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट। यानी कि जब एक स्टेशनरी बाइसाइकिल कोई चला रहा होता है तो सबसे पहले उसका पाँव ऊपर जाता है, तो उसमें क्या होती है नी की फ्लेक्शन होती है और हिप की भी फ्लेक्शन होती है, और दूसरा पाँव जो होते है उसी टाइम वो नीचे जा रहा होता है, उसमें नी की एक्सटेंशन हो रही होती है और हिप की भी एक्सटेंशन हो रही होती है। आप ना खुद देख लीजिएगा एक साइकिल चलाते हुए उसमें कौन कौन सी मूवमेंट हो रही होती है। उसके बाद मूवेबल डिवाइसेस that can be attached to a patient bed, wheelchair or standard chair are available. The circumference of motion as well as execution of the extremities can be adjusted. उसके बाद रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट हैज़ एडिशनल एक्सरसाइज बेनिफिट होते हैं। इसमें रेसिप्रोकल पेनिट्रेटिंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेंथिंग बाय चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूअस पैसिव मोशन। ये जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग्ज़ाम में फाइनल में भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर।